हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पर मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने ये है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, जिसमें आज का टॉपिक है निर्वाचन एवं भारत का निर्वाचन आयोग। इससे संबंधित आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली के आने वाली वीडियो जो हैं आपको ईजिली मिल सके। तो इस टॉपिक में सबसे पहले जो बात किया गया है वो है कि संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। आगे जो बात किया गया है वो है कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और थोड़े से आगे चले इसमें हम बात करें तो निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन कार्यकाल के दौरान 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर उसे सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। आगे जो बात किया गया है वो है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। आगे बात करें हम आपसे दोस्तों तो वो है कि चुनाव की अधिसूचना संदर्भानुसार भारत का राष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल जारी करता है। और आगे जो बात किया गया है वो है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, और यह 28 मार्च 1989 को लागू हुआ। आगे जो बात किया गया वो है कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। आगे जो बात किया गया वो है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, और मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही होता है। आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों तो वो है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि में से दिया जाता है। और आगे जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य यानी प्रथम राज्य केरल था, और सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों पर निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। आगे जो बात किया गया वो है कि चुनाव प्रचार के समय सीमा की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। और इसमें आगे जो बात किया गया वो है निर्वाचन की तिथि से 36 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार का कार्य समाप्त हो जाता है, और निर्वाचन में 10% या उससे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त हो जाती है। आगे जो बात किया गया है वो है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन 1950 से 1958 तक थे। आगे जो बात किया गया है दोस्तों टॉपिक है वो है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें। क्या क्या है दोस्तों? तो लोकसभा चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में कि नीचे आए अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इसे किसी एक राज्य अथवा राज्य से लोकसभा की कम से कम 4 सीट जीतनी होगी। आगे जो बात किया गया है वो है भारत के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जिसमें सबसे पहले जो बात किया गया वो है भारतीय जनता पार्टी दल, जिसका चुनाव चिन्ह कमल है। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल, जिसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। और तीसरा है भारतीय साम्यवादी दल, चुनाव चिन्ह जिसका हंसिया और बाली है। चौथा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दल, जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी है। और पांचवा है मार्क्सवादी साम्यवादी दल, जिसका चुनाव चिन्ह हंसिया यानी हथौड़ा एवं तारा है। ठीक है, तो ये थी कुछ भारत के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल और उनके चुनाव चिन्ह से संबंधित जानकारी। ठीक है, आगे बात करें हम आपसे वो है प्रमुख क्षेत्रीय दल एवं उनका चुनाव चिन्ह। अब प्रत्येक राज्य और उनके दल और उनके चुनाव चिन्ह के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बात किया गया वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल है। दूसरा राज्य है असम, जहाँ के दल जो है असम गण परिषद है, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथी है। तीसरा है झारखंड, और इसका दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसका चुनाव चिन्ह तीर कमान है। चौथा राज्य है बिहार, जिसके दल की बात करें तो वो है लोक जन पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है बांग्ला। और पांचवा जो है दोस्तों आपके वो है राज्य तेलंगाना, और इसके पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र संघ, और इसका चुनाव चिन्ह है कार। 6 नंबर पे है जम्मू कश्मीर, जहाँ की दल
जो है वो है पैंथर्स पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। और 7वां आपका बात करें तो 7वां राज्य है जम्मू कश्मीर, ठीक है। और यहाँ का जो पार्टी है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और यहाँ का इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है हल। और 8वां है बिहार एवं झारखंड, जिसकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल, और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो लालटेन है। अगला पार्टी है 9 नंबर पे, वो है महाराष्ट्र राज्य, यहाँ का जो पार्टी है वो है शिवसेना, और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो तीर कमान। आगे बात करें हम आपसे, 10 नंबर पे है राज्य पश्चिम बंगाल, यहाँ की पार्टी है ऑल ई फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसका चुनाव चिन्ह है शेर। 11 नंबर पे है गोवा राज्य, यहाँ की पार्टी जो है वो है महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है शेर। और 12 नंबर पर सिक्किम राज्य है, यहाँ के दल जो है वो है सिक्किम संग्राम परिषद है, यहाँ का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। और 13 नंबर पे है तमिलनाडु जहाँ राज्य, यहाँ के जो दल है वो है अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसकी चुनाव चिन्ह है वो दो पत्ती है। 14 नंबर राज्य है तमिलनाडु और पांडुचेरी, यहाँ का दल है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और यहाँ का इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूरज। 15 नंबर पे जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, और इसकी बात करें हम, जी हाँ, यहाँ की पार्टी है वो है तेलुगु देशम, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो साइकिल है। 16 नंबर पे है नागालैंड राज्य, और इसकी पार्टी का नाम जो है नागालैंड पीपल्स काउंसिल है, और इसका चुनाव चिन्ह जो है मुर्गा है। और 17 नंबर पे है पंजाब राज्य, जहाँ की दल का जो है वो है अकाली दल यानी बादल, तो इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो तराजू है। और 18 नंबर पे है बिहार एवं झारखंड, यहाँ की जो दल है वो है जनता दल यू, जिसका चुनाव चिन्ह तीर है। और 19 नंबर पे है केरल राज्य, और यहाँ की पार्टी है मुस्लिम लीग, इसकी चुनाव चिन्ह की बात करें तो वो है सीढ़ी। तो ये कुछ थी राज्य और उनके दल के नाम और उनके चुनाव चिन्ह। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम बात करें आपसे, आगे जो बात किया गया है वो है चुनाव में नोटा का अधिकार। ये क्या है दोस्तों? तो दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार नोटा यानी नन ऑफ द एबव के विकल्प के माध्यम से मतदाताओं को यह अधिकार मिलेगा कि वे राजनीतिक दलों को स्वच्छ एवं ईमानदार छवि वाले प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने के लिए विवश करें। इसके अलावा हम इसमें बात करें दोस्तों आपसे, तो वो है भारतीय लोकतंत्र में मतदाताओं को यह अधिकार होना चाहिए कि यदि वे क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रत्याशियों से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें इस बात की अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे किसी भी प्रत्याशी का चुनाव ना करें। इस प्रक्रिया में वो नोटा का प्रयोग कर सकते हैं। आसान भाषा में समझिए, अगर आपको किसी भी पार्टी के नेता का जो चुनाव चिन्ह है तो उनको मतदान नहीं करना चाहते हैं तो आपको उस मशीन में एक नोटा का ऑप्शन मिलेगा, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी आप किसी भी पार्टी से संतुष्ट नहीं हैं तो आप नोटा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें आपसे दोस्तों, तो वो है द पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा नोटा के संदर्भ में दायर एक जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। और निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2009 में उच्चतम न्यायालय को इस संदर्भ में निर्णय देने की गुजारिश की थी कि फलस्वरूप वर्ष 2013 में उच्चतम न्यायालय ने नोटा को मान्यता प्रदान करते हुए निर्वाचन आयोग के सभी वोटिंग मशीनों में इसके लिए बटन बनाने का आदेश दिया। आगे है चुनाव में वीवीपीएसटी के जरिए मतदाताओं की फौरी फीडबैक। ये क्या है? तो दोस्तों चुनाव में मतदान यानी पावती रसीद आपको मिलता होगा, यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपीएसटी मतपत्र रहित मतदान प्रणाली का प्रयोग करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का तरीका है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की स्वतंत्रता की पुष्टि है। आगे इसमें बात करें हम, वो है दोस्तों कि यह व्यवस्था मतदाताओं को इस बात की पुष्टि करने की अनुमति देती है कि उसकी इच्छा अनुसार मत पड़ा है या नहीं। उसे वोट बदलने या वोटों को नष्ट करने से रोकने के अतिरिक्त उपाय के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। आगे जो टॉपिक है दोस्तों आपके सामने वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के बारे में। तो दोस्तों ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1982 ईस्वी में केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथों पर किया गया था। और आगे हम बात करें इसमें, तो मध्य प्रदेश में 5 और राजस्थान में 5, दिल्ली के 6 और विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग नवंबर 1998 में किया गया। आगे जो बात किया गया है वो है कि ईवीएम का प्रयोग करने
करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा था ही। ठीक है, आगे चलो और हम आपसे बात करें तो वो है, आगे जो हम बात करेंगे दोस्तों वो है ईवीएम का प्रयोग करके सर्वप्रथम 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया और वर्ष 2009 में आम चुनाव तथा सभी विधानसभाओं के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। आगे जो बात करेंगे वो है दोस्तों टॉपिक, वो है चुनाव खर्च सीमा। क्या है इसकी सीमा, चलिए इनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या जानकारी दिया गया है। तो दोस्तों फरवरी 2011 की अधिसूचना के अंतर्गत लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए चुनाव में खर्च सीमा जो रखा गया था वो 25 लाख से 40 लाख रुपये तक कर दी गई थी, लेकिन मई 2014 में यह सीमा 40 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपये तक कर दी गई थी। ठीक है, आगे हम बात करें तो वो है विधानसभा के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम चुनाव व्यय की सीमा जो रखी गई है राशि वो 1.6 लाख रुपये रखे हैं। ठीक है, आगे हम बात करें वो है भारत में चुनाव सुधार से संबंधित समितियाँ। कौन कौन सी समितियाँ दोस्तों, तो कुछ समितियाँ हैं, चलिए आइए इनके बारे में देख लेते हैं। तो निर्वाचन समितियाँ के नाम है और इनके अध्यक्ष, वर्ष और इनकी प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी, चलिए आइए इनको जानते हैं। तो सबसे पहले दिया गया वो है ताराकुंडे समिति, जिसके अध्यक्ष थे BM ताराकुंडे, जो 1974 में इनकी सिफारिश थी कि मतदान की आयु जो 18 वर्ष हो। दूसरे हैं वो है श्यामलाल शंकरधर समिति, जिसके अध्यक्ष श्यामालाल शंकरधर थे 1981 में। इनकी क्या सिफारिश थी भाई साहब, इनका सिफारिश था कि मतदान का परिचय पत्र हो। और तीसरा है वो है सनाथनम समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे के सनाथनम 1983 में। इनकी क्या प्रमुख सिफारिश थी, तो इनकी सिफारिश थी कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य हो। ठीक है, ये राजस्थान राज्य से संबंधित थी। अगला है चौथा दिनेश गोस्वामी समिति, इसके अध्यक्ष दिनेश गोस्वामी थे 1989 ईस्वी में। इनकी क्या सिफारिश थी, तो ये कह रहे थे कि ईवीएम का प्रयोग आरक्षण के लिए चक्रानुसार पद्धति हो। और पांचवा थे TN सेशन समिति, इसके अध्यक्ष TN सेशन थे 1992 में। इनकी क्या प्रमुख सिफारिश थी, तो एक से अधिक क्षेत्रों से चुनाव लड़ना मना हो। ठीक है, अगला है इंद्रजीत समिति, इनके अध्यक्ष जो थे इंद्रजीत गुप्त थे 1998 में। इनका क्या सिफारिश थी, इनका सिफारिश था कि चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष बने। ठीक है, तो ये थे कुछ निर्वाचन एवं भारत के निर्वाचन संबंधित जो जानकारी है जो कि आपको मेरे द्वारा बताया गया। मुझे उम्मीद है कि इस कंटेंट से आने वाले एग्जाम में काफ़ी आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड कॉलिंग्स पीयर जिनसे जुड़े हुए हैं रिलेटिव, उनके यहाँ वीडियो शेयर करें ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।